अभी तक हमने जो एनालिसिस किया वो टेक्स्ट बेस पे किया। हमारे पास एक टेक्स्ट था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया वर्ड क्लाउड के ऊपर। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वर्ड में आते हैं तो हमारे ज़्यादातर एनालिसिस टेक्स्ट की बेस पे नहीं होते बल्कि नंबर की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, नंबर की फॉर्म में जब हम एनालिसिस करते हैं तो जो गूगल एनालिटिक्स हमें कंपोनेंट प्रोवाइड करता है उसका नाम गूगल शीट्स है। अभी तक हमने काम किया था गूगल डॉक्स के ऊपर, तो अब हम काम करेंगे गूगल शीट्स के ऊपर। अच्छा, गूगल शीट्स कैसे हमारे इस कंप्यूटर पे आएंगी, उसका तरीका एग्जैक्टली वही है जो हमने गूगल डॉक्स के हवाले से किया था। उसको मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, आप लोग उसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी हम गूगल सर्च बॉक्स में गूगल शीट का वर्ड लिखेंगे और कंप्यूटर हमारे सामने गूगल शीट का जो इंट्रोडक्टरी पेज है वो ले आएगा। उस इंट्रोडक्टरी पेज में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए बिल्कुल जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा था, इंटरनेट हमारे पास लाजमी होना चाहिए, फिर हमारे पास जीमेल का अकाउंट या गूगल का अकाउंट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी तो गूगल शीट का इंट्रोडक्टरी पेज हमारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से वो हमें कुछ टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा होगा, कुछ हमारे सामने जो पहले से बनी हुई फाइल्स हैं हमारे कंप्यूटर में मौजूद हैं, हमारी गूगल ड्राइव में मौजूद हैं, उनको लिस्ट कर देगा और फिर हमें ऑप्शन दे देगा कि हम एक नई फाइल कैसे ओपन करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे याद रखने की है वो ये है कि गूगल डॉक की तरह जब हम गूगल शीट को किसी और फ्रेंड के साथ या अपने क्लाइंट के साथ या किसी और के साथ अगर हम शेयर करना चाहें तो हमें इसके लिए किसी यूएसबी स्टिक की ज़रूरत नहीं है, यूएसबी ड्राइव की ज़रूरत नहीं है। हम बड़ी आसानी के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। और शेयर कहाँ से होगा, जिस तरह गूगल डॉक में हमने स्क्रीन के राइट अपर कॉर्नर के ऊपर शेयर का बटन मौजूद था, गूगल शीट में भी बिल्कुल उसी तरीके से अपर राइट कॉर्नर के ऊपर शेयर का बटन मौजूद है। जो ही हम शेयर के बटन को प्रेस करेंगे वो हमें ऑप्शन दे देगा कि किस यूज़र के साथ हम इसको शेयर करना चाहते हैं, उस यूज़र का हम एड्रेस लिखेंगे और ये फाइल आपकी उसके साथ ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। आइए हम कंप्यूटर के ऊपर इस गूगल शीट को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे सामने एक गूगल शीट ओपन है। पहले हम सारा काम कर रहे थे गूगल डॉक के ऊपर, तो उसकी जो शेप थी वो वर्ड, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ इसका कंपैरिजन करें तो वर्ड के साथ ज़्यादा इसका उसकी शक्ल उससे मिलती जुलती थी। लेकिन ये जो आपके सामने आ रही है ये हमारे सामने वर्ड, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ कंपैरिजन करें तो एक्सेल की तरह की एक शीट हमारे सामने आ रही है। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से। मैं यहाँ पे एस्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ये गूगल शीट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बेबी स्टेप्स में चलूँगा। अगर ये चीज़ें आपको पहले से आती हैं आपके लिए एक बोनस हो जाएगा, नहीं तो हम सब एक सेम पेज पे आ जाएंगे जिससे हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ओके, जब हम इस शीट को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ये कस्टमर डी बेस एक नाम लिखा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फाइल जो हम डेवलप करेंगे उस डेटे का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम नाम चेंज भी करना चाहते हैं तो नाम चेंज करके भी लिखा। जी, सबसे ऊपर ये कस्टमर डी बेस ये नाम लिखा हुआ आ रहा है और ये सिग्निफाई करता है कि जो डेटा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है। और जाहिर है अगर हम कस्टमर डी बेस के अलावा, मैंने इसका नाम कस्टमर डी बेस रखा हुआ है, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में एक और फाइल यूज़ करेंगे जिसमें इसका नाम डिफरेंट होगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो स्लाइड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो इस कस्टमर डी बेस के नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कंप्यूटर की ज़ुबान में मेन्यू कहते हैं। हर उस एप्लीकेशन में जहाँ पे ये मेन्यू मौजूद है उसको हम कहते हैं मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन। अच्छा, बहुत सारी कंप्यूटर की एप्लीकेशन है जहाँ पे ऐसा कोई मेन्यू मौजूद नहीं होता। अच्छा, मेन्यू का हमें फ़ायदा क्या होता है? मेन्यू का फ़ायदा ये है कि हम अपने माउस की मदद से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी लफ्ज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके मुताबिक एक्शन कंप्यूटर परफॉर्म कर देगा। हमें कोई चीज़ लिख के इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ेगी।
सो जहाँ पे हमारे पास मेन्यू अवेलेबल है हम उसको मेन्यू बेस्ड एप्लीकेशन कहेंगे, और जहाँ पे मेन्यू अवेलेबल नहीं है उसको हम कमांड बेस्ड एप्लीकेशन कहेंगे। सो दो किस्म की एप्लीकेशन अभी आपके सामने मैंने रखी हैं। वन इज़ मेन्यू बेस्ड, और मेन्यू बेसिकली क्या है, यही जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये हमारे सामने मौजूद है। और आजकल जो ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं वो मेन्यू बेस्ड ही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कमांड बेस्ड नहीं एग्जिस्ट करती। कमांड बेस्ड में क्या होता है, क्योंकि मेन्यू अवेलेबल नहीं है, मेन्यू अवेलेबल नहीं है तो हम माउस को यूज़ नहीं कर सकते, माउस को यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए फिर हमें कमांड लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम अपने घर में छोटे बहन भाई को कहते हैं जाओ हमारे लिए पानी का गिलास ले आओ, या जाओ चाय ले आए, या चलो आओ बैठ के खाना खाएं, तो जिस तरीके से हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। जाहिर है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो लैंग्वेज है वो उर्दू या इंग्लिश नहीं होगी, वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होगी, लेकिन होगी वो कमांड ही। सो कमांड बेस्ड एप्लीकेशन और मेन्यू बेस्ड एप्लीकेशन। गूगल शीट में क्योंकि ये मेन्यू अवेलेबल है लिहाजा इसको मेन्यू बेस्ड कहेंगे। एक और बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन्यू बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता कि किस कमांड के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन हमने देनी है, या किस इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी कमांड हम या कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। लेकिन नुकसान इसका ये है कि हम बाउंड हो जाते हैं कि हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो मेन्यू में लिखा हुआ है। अगर कोई फंक्शन, कोई टास्क हम करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर से और वो उसके मेन्यू में अवेलेबल नहीं है तो कंप्यूटर से वो काम हम उस एप्लीकेशन में नहीं करवा सकते, क्योंकि मेन्यू में वो जगह ही अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम माउस का क्लिक करेंगे। जबकि कमांड बेस्ड में नुकसान ये है कि हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, हमें याद करना पड़ता है कि किस इंस्ट्रक्शन के लिए हमने कौन सी कमांड देनी है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, सारा कुछ हमें याद करना पड़ता है। फ़ायदा उसका ये होता है कि हम सब कुछ उससे कंप्यूटर से करवा सकते हैं, क्योंकि माउस तो यूज़ हो नहीं रहा, हमने कमांड लिखनी ही है, तो लिखते वक्त हम कुछ भी उससे फंक्शन उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। सो ये उनके फ़ायदे और नुकसान थे। सो दूसरी चीज़ जो गूगल शीट में इंपॉर्टेंट है वो मेन्यू का होना है। अभी मेन्यू को तफसील से भी करेंगे, इस वक्त मैं सिर्फ इसके आपको मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। नीचे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वहाँ पे बहुत सारे डब्बे बने हुए हैं। अच्छा, ये कुछ डब्बों के ऊपर अगर आप इसमें फर्स्ट रो में देखें तो ABCDE लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। अच्छा, ये खामखा नहीं लिखा हुआ, इसका एक पर्पस है, इसका एक फ़ायदा है। वो क्या है कि जब हम इनमें से किसी एक डब्बे को, जिसको हम कंप्यूटर की ज़ुबान में सेल कहते हैं, किसी एक सेल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, रिकग्नाइज करना चाहते हैं, तो हम इन ABCs और 1 2 3 को यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में हमारा जो एड्रेस होता है उसमें एड्रेस में सबसे पहले हमारे मोहल्ले का नाम होता है और फिर हमारे घर का नंबर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस वाले खाने को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, जिसको यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो इस खाने का या इस सेल का एड्रेस होगा, हम सबसे पहले ये जो ABC ऊपर बनी हुई है यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 1 2 3 में इसका क्या नंबर है और हम इसको मिला के लिख देंगे C6। तो इसका एड्रेस हो जाएगा C6। सिमिलरली अगर मुझे इस खाने को आइडेंटिफाई करना है, इसका एड्रेस क्या है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करूँगा और नंबर्स में इसको आइडेंटिफाई करूँगा। लिखते वक्त ABC में जो चीज़ है उसको पहले लिखूँगा और गिनती में जो चीज़ है उसको बाद में लिखूँगा, तो ये मेरे पास इस खाने का एड्रेस हो जाएगा B10। सो इस तरीके से मैं इन ABCs और 1 2 3 को यूज़ कर लूँगा रेफरेंसिंग के लिए। ये एक बात थी। दूसरी बात ये है कि ये जो रेफरेंसेस हैं ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सेल के बारे में हो, ये ग्रुप ऑफ सेल के बारे में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसमें बहुत सारे सेल मौजूद हैं।
अभी तक मैंने आइडेंटिफाई किया था कोई एक सेल, अब मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ ग्रुप ऑफ सेल। अच्छा, ग्रुप ऑफ सेल को हम कंप्यूटर की ज़ुबान में रेंज कहते हैं, जहाँ पे किसी एक डब्बे को मैंने रेफ़र किया था सेल के साथ, लेकिन जब ग्रुप ऑफ सेल्स हों तो उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में रेंज का नाम हम देते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको याद कर लें। अच्छा, ये रेंज कैसे आइडेंटिफाई होगी? ये रेंज शुरू होती है यहाँ से और ख़त्म होती है यहाँ पे। इस खाने का एड्रेस क्या है? इस खाने का एड्रेस है, अगर मैं यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करूँ तो इसका एड्रेस बनता है F4 और ये ख़त्म कहाँ पे होती है? इस खाने का एड्रेस क्या बनता है? इस खाने का एड्रेस बनता है G8। ये हमारे पास एड्रेस बन गया, और एड्रेस हमने कैसे बनाया उसका तरीका भी हमने सीखा है। और मैं जब इस रेंज को रेफ़र करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि ये रेंज F4 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? G8 तक। अच्छा, अब इसको, ये तो मैंने जो आपके सामने लिखा है ये मैंने आम ज़ुबान में लिखा है। जब मैं इसको कंप्यूटर के ज़ुबान में लिखूंगा तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या होगा? मैं लिखूंगा F4 और उसके आगे ये 2 नुक्ते डालूंगा। इसका नाम तो कॉलन है और ये आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है। अगर आप अपने स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो जो L की है, उस L की के अगली की जो है ये कॉलन की है। सो हम ये कॉलन इस्तेमाल करेंगे और G8 का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर रेंज को रेफ़र करेंगे। सो गूगल शीट में जब मैं C6 लिखूंगा या B10 लिखूंगा उसका मतलब होगा ये सिर्फ एक सेल को रिकग्नाइज हो रहा है। और जब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेफरेंसेस लिखूंगा, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने लिखा F4 कॉलन G8, तो उसका मतलब होगा ये एक रेंज ऑफ सेल है। इन दोनों का अलहदा पर्पज़ है जो हम आगे एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मुख्तलिफ फंक्शन गूगल शीट परफॉर्म कर रही है, वो फंक्शंस सारे के सारे इस पर्टिकुलर मेन्यू के नीचे वाली लाइन में लिखे हुए हैं। कुछ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो हम कमांड के ज़रिए या किसी और तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। आई होप कि ये गूगल शीट के हवाले से जो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। सो अभी हमने देखा कि गूगल एनालिटिक्स के एक और कंपोनेंट जिसका नाम गूगल शीट्स था, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो याद रखने की बातें हैं कि गूगल शीट किसी टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस में हमारे काम नहीं आती, बल्कि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, यानी जब हमारे पास नंबर मौजूद हों और उनको हमने अपनी रिसर्च में, अपने एनालिसिस में, अपने इशू के प्रॉब्लम के हवाले से इस्तेमाल करना हो तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आज हमने सीखा। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखने की है, वैसे आपके जहन में ही होगी कि जिस तरह गूगल डॉक्स में हमारे पास गूगल एनालिटिक एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बहुत सारे एडिशनल इंस्टॉलेशन या एडिशनल एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरीके से गूगल शीट में भी हम बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, एडिशनल एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो अगले सेशंस हैं उनमें हम ये एप्लीकेशन और गूगल शीट्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो बहुत तफसील के साथ सीखेंगे।